अभी दीप प्रज्वलन के बाद मैं स्वागत के लिए हमारे जो टीम जिनका सपना है कि अपना गांव टीम से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो सबसे पहले मैं आपकी तालियों के बीच आवाज़ देना चाहता हूं फाउंडर मेंबर मनोज यादव का। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदर्शन मलिक, एक बार ज़ोरदार तालियां उनका माल्यार्पण करके और शॉल देकर और एक मौसम की शुरुआत हो चुकी है। जी, अब ये वाला वापस मत करना, ये वाला वापस मत करना। एक बार जोरदार तालियां। और अभी मैं फाउंडर मेंबर की टीम से हैं संदीप चौहान, एक बार जोरदार तालियां उनसे अनुरोध करता हूं कि भारत गोपाल रत्न आदरणीय बूटा सिंह जी का माल्यार्पण कर एक बार जोरदार तालियां इधर से उधर फीस देना। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौहान। और अभी मैं आवाज़ देना चाहता हूं हमारे टीम मेंबर फिरोज खान, एक बार ज़ोरदार तालियां। हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र, ब्रेन साइंटिस्ट का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और अभी मैं अनुरोध करता हूं प्रीति कौशिक मैम का, एक बार जोरदार तालियां। उनसे अनुरोध है कि वो कृष्ण भक्त भानुश्री यादव का स्वागत कर जोरदार तालियां। और मैं पंजाब की धरती से आए हुए हमारे सोनू सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे हमारे गेस्ट गणेश झा, एक बार जोरदार तालियां उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। और ठीक है, मैं दोबारा प्रीति कौशिक मैम से अनुरोध करता हूं कि वो जॉइंट डायरेक्टर राज्यसभा मिस साहिदा मैम का स्वागत करके बहुत बहुत धन्यवाद। और
अब एक चित्र जो आपकी आंखों के सामने मैं खींचने का प्रयत्न करता हूं और कुछ शब्द अपना गांव के लिए, और उसके बाद हमें हमारे मार्गदर्शक दिशा निर्देश देने वाले मुख्य अतिथियों को भी सुनना है। सबका सपना अपना गांव, कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, फिर भी बचा हुआ है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसमें बीच में कहा गया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो बात वही बात है कि जब कोई संकट धरती पे आता है तो एक यूनिवर्सल माइंड, एक ऐसा आइडिया हमारे किसी एक व्यक्ति को चुन लेता है और ऐसा सपना एक रूप देने के लिए राजी होता है कि राधा सी रानी नहीं, कृष्ण सा नाम, वृंदावन सा वन नहीं और गोकुल जैसा गांव। गांव भारत की संस्कृति हैं, भारत की आत्मा हैं। इनको बचाना और इन्हें पुनः स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी। मैं शहर कहूं या सीमेंट के जंगल, दोनों बात एक ही हैं। बीमारियों के केंद्र बनते जा रहे हैं, तनाव और प्रदूषण से भर गए हैं, हवा साफ नहीं है, हमारी सांसों में जहर घुलता जा रहा है, पानी साफ नहीं, रिसाइकिल के नाम पर लो पीएच का एसिडिक वाटर हमें परोसा जाता है। बहुत साल पहले आरओ कहा गया, अभी वही डॉक्टर बोलते हैं कि आरओ आपके लिए ठीक नहीं है। हम डेड फूड्स, मरा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर हैं और लाइफस्टाइल से हमने उसको जोड़ भी लिया है। जिस खाने में जीवन नहीं है वो खाना आपको क्या जीवन देगा? मैं दो शब्द कहता हूं कि सिर्फ पानी में और पसीने में बड़ा अंतर है। सिर्फ पानी में और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर में और नगीने में बड़ा अंतर है। और मुर्दा घड़ी की तरह वक्त काटने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। आपको जीना है तो जमीन चाहिए। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के मालिक हैं। भारत एक भूमि का टुकड़ा है। अगर कुछ टुकड़ा आपने अपने नाम नहीं किया, उसको जिंदा नहीं किया, उस मिट्टी की सेवा नहीं की, तो यकीन मानिए आप भारत में हैं पर एज ए गेस्ट हैं। आप उस भारत मां के पुत्र या पुत्री कहलाने के लायक नहीं हैं। हमने सिर्फ हवा, पानी और पेड़ों का विनाश किया है और अपनी लाइफ को लग्जरी किया है। लाइफ को आनंद और लग्जरी से जीना है, लेकिन जो कुछ कर्ज हैं, माँ के हैं, माँ बाप के हैं, धरती के, हवा के, पानी के, वो हमें चुकाने हैं। आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो आप नहीं खरीद सकते। और मैं दिल्ली की राजधानी में सबसे उच्च समझे जाने वाले लोगों के बीच कहना चाहता हूं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला ही भूमि तत्व गुरुजी ने सिखाया है, इसलिए इतना बोलने लायक बन गया हूं। गुरुजी कहते हैं, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक, कि दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक 1 ग्राम मिट्टी नहीं बनाई। सैटेलाइट बना लिया, पानी के जहाज बना लिए, उड़ने वाले जहाज बना लिए, क्या किसी ने मिट्टी बनाई है? 1 ग्राम मिट्टी। जब हम मिट्टी को बना नहीं सकते तो उसको दूषित करने का, उसको खत्म करने का ये हमें अधिकार कौन देता है? क्या अंतर है एक मिट्टी जो पेड़ों को जन्म देती है और एक मिट्टी जो जन्म नहीं दे सकती है पेड़ों को? वही पेड़ हमारा भोजन है, वही पेड़ हमारे ऑक्सीजन के लिए उत्तरदायी हैं।
हमारा भूमि तत्व खराब है। शहरों में तो हमें ज़मीन टच करने के लिए आई थिंक सुबह से शाम तक मौका मिलता नहीं है। अगर गलती से आपका पैर या हाथ मिट्टी को लगता भी है तो वो मिट्टी जहरीली है। भूमि तत्व खराब है। हमारा आकाश तत्व इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है जिस पे हमारा ध्यान नहीं है। आप अभी शहर में जब घूमते हैं तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं, हम हमेशा हॉरिजेंटल देखते हैं, हम कभी वर्टिकल नहीं देखते। एक बार जब कभी मौका मिले दिन में कभी, तो आकाश की तरफ देखना। ये आकाश आपको आसमान देखने नहीं दे रहा है, ये क्लियर नहीं है, केमिकल ट्रेल से ये भरा पड़ा है, साउंड पॉल्यूशन से ये बुरी तरह से तबाह हो चुका है। अगर वह बोल सकता, आकाशवाणी रेडियो में अगर सच में आकाशवाणी करती तो सबसे पहले वो ये आकाशवाणी करती कि भाई आकाश मर रहा है। वायु, हवा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली के लोगों को कि आपकी अभी 1-2 महीने बाद क्या हालत होने वाली है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनता है हवा, तो मैं इस पे समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपका ध्यान पहुँचाना चाहूँगा कि किसके घर में जो अग्नि है यानी कि आग है वो ठीक है। आपके घर में जो अग्नि है, आग है, जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर का, वो आग आपके पास या तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन वाली आग होगी, किसी भी माध्यम से आप देखिए, आपके घर में ताप का, गर्मी का एक इलेक्ट्रॉनिक जरिया होगा, या फिर आपके पास जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उससे जो जहरीली आग जिस पे आप रोटी सेक रहे हैं वो वाली आग होगी, या फिर आपके घर के कोने में कोई एक दीप, माफ़ कीजिएगा, जिसको पूजा वाला घी बोलते हैं, उसमें केमिकल और चर्बी होती है। तो केमिकल और चर्बी से बने हुए घी का दिया जो जल रहा है वो भी अग्नि आपके घर में शुद्ध अग्नि नहीं है। और रहा पानी, नीर, पानी को सबको पता है कि पानी में मेमोरी होल्ड करने की पावर होती है। यानी कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च की है कि पानी को अगर प्रेम से बात की जाए या अरदास की जाए या प्रेम पूर्वक परोसा जाए तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक जो व्यू है, वो एक क्रिस्टल की तरह खिला हुआ होता है। और उसी पानी को यदि गाली दी जाए या नकारात्मक भाव से पेश किया जाए, इसीलिए हमारे घरों में ये तहजीब है कि जो हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है वह पानी लेके आती है। उसका कारण यही है कि वो प्रेम पूर्वक जो पानी है वो विषैले पानी को भी अच्छा बनाता है। लेकिन अब उस पानी ने भी अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया है। तो जब पंच तत्व हमारे पूरे खराब हो चुके हैं तो क्या हमें अब इन 5 तत्वों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आपके जो घर हैं, क्योंकि मैं घर पे डॉक्टर साहब को सुनना चाहता हूं, इसलिए बहुत शॉर्ट में बोलूँगा कि जो आपके 20-20 मंजिल, नोएडा, दिल्ली में आप घर देख रहे होंगे, आई थिंक मैं 20 मंजिल बोल रहा हूँ, हो सकता है 25 मंजिल भी हो, तो हमारी और आपकी पीढ़ी लगभग सब 40-50 के इर्द गिर्द हैं। तो हम सब ने अभी तक मकानों को बनते हुए देखा है, हमारी पीढ़ी ने। क्या ढहते हुए हमने देखा है? हमारी आंख के सामने हमारी पीढ़ी इनको ढहते हुए भी देखेगी। और सीमेंट की उम्र कितनी है? अभी वाली की है 60 साल, पहले जो सीमेंट आती थी उसकी 70-80 साल तक थी। तो सीमेंट की उम्र अब पूरी होने वाली है। ये जो एक प्लास्टिक छोटी सी चीज़ है, उसके दिल्ली में मैं तो बहुत कम आता हूँ, मैं मेरा इंट्रोडक्शन ही देना भूल गया हूँ। मैं एक फ़ौजी हूँ और ऑन सर्विंग हूँ, पूरा भारत मैंने घूमा है। और ऐसे जो ऋषि मुनि जो हीरे की तरह कहीं भी पड़े हुए हैं और जो वहीं से अपनी रोशनी फेंक रहे हैं, इनकी रोशनी लेने के लिए मुझे इन तक पहुंचना पड़ा, या ये कहिए कि मुझे भटकना पड़ा। तो मैं एक फ़ौजी होने के बाद पूरा भारत घूमा, जाना, और मैं अब इस मुकाम पे हूँ और इस दिशा में हूँ कि जिस मिट्टी को बचाने की मैंने सौगंध खाई है, उसको मैं बॉर्डर पे भी रह के और छुट्टी पे भी आके पूरा करूँगा। छोटी सी प्लास्टिक के इतने बड़े ढेर, मुझे नहीं पता वो दिल्ली के कौन सी एरिया में है, लेकिन मैंने देखे हैं कि प्लास्टिक के जो ढेर हैं उनमें आग जल रही है, स्लो आग जलती रहती है, बदबू आती रहती है। छोटी सी प्लास्टिक से इतने बड़े ढेर हैं। सोचो जब ये पूरी की पूरी इमारतें ढहेंगी तो कौन सा खेत वाला रेडी होगा अपने खेत में सीमेंट डलवाने के लिए?
और जो रोड, जो आपके दिमाग में आएगा कि रोड बना देंगे, ऑलरेडी एलिवेटेड रोड, ऊंचे ऊंचे 20-20 फुट रोड तो हमने बना दिए। वो मलबा बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, जिसका सॉल्यूशन डॉक्टर साहब देंगे। हमारे जो शहर हैं वो सिर्फ पॉल्यूटेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट की नज़र से, आर्थिक नज़र से, अगर मैं आपको फ़ायदे या फाइनेंस वाले कुछ होंगे, शेयर मार्केटिंग वाले होंगे, उस दृष्टि से भी बताऊं तो शहर अपनी पीक वैल्यू पे हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि जिस जगह पे आप मकान या फ्लैट वगैरह ले रहे हैं वो अपनी पीक वैल्यू पे है। अब वो 2 गुना 3 गुना जो कहानियाँ थी ना आज से 10 साल पहले, वो अब नहीं हो रही। और कुछ लोग तो प्रॉपर्टी लेके फंस जा रहे हैं। जो फ्लैट ले रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये माचिस के डिब्बे वो खरीद ही क्यों रहे हैं, जो कि आपको ज़मीन से ही बहुत ऊपर रखते हैं। तो हमारा जो विश्व है वो ऑफ ग्रिड कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, ऑफ ग्रिड कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है विश्व में। और एक ऑफ ग्रिड कम्युनिटी इंडिया में ऑरेविले का आपने नाम शायद सबने सुना होगा। तो वो उस समय पे एक्टिव हुए, और आज अब ये फैशन नहीं, अब ये कोई पैशन नहीं, अब ये मजबूरी है। और क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप आई थिंक वही लोग हैं जो सही समय पे गांव से निकले थे, गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब ये सर्किल जस्ट अपने पीक पे आ गया है। आज आप ही लोगों के पास मौका है कि आप फिर एक स्टेप लेंगे शहर से गांव की तरफ। ये आर्थिक दृष्टि से भी, और हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से भी, और हमारे स्वास्थ्य की नज़र से भी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक सीन देना चाहता हूं कि हमारे गांव में सब कुछ ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरा पैतृक गांव है, क्या मैं वहां चला जाऊं तो वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पे समस्या नहीं है? तो जवाब है नहीं। हमारे गांव भी बहुत बुरी तरह से साजिश में, षड्यंत्र में फंस चुके हैं, और उनको भी बहुत जल्दी शहर बनने का सपना हमारे आदरणीय नेताओं द्वारा दिखाया जाता है, जो कि एक भ्रम है। अब हम जैसे मैं किसी से कहूं कि आप जाइए और गांव में जीना शुरू कर दीजिए, आप अपने पैतृक गांव में आज रह नहीं सकते। गांव को इस लायक नहीं छोड़ा। चारों दिशाओं में आपने शराब खाने खोल दिए हैं। जितनी जो केमिकल्स हैं, डीएपी, यूरिया, वो मतलब भर भर के वो डाल रहे हैं, और उनको बोला जा रहा है कि हमने जल्दी से जल्दी शहर बनना है। और बसें आती हैं, बच्चों को 2.5 साल के बच्चों को किडनैप करके स्कूल लेके जा रही हैं। उनको दादा दादी नाना नानी के पास खेलने तक नहीं दिया जा रहा, उनको अपनी मिट्टी से जुड़ने तक नहीं दिया जा रहा। वो होश नहीं संभालते तब तक उनके अंदर फियर, डर, विल पावर उनकी खत्म कर देते हैं। तो गांव और शहर, अगर हम दोनों को देखें तो दोनों में समस्याएं हैं। तो अगर इन दोनों की समस्याओं को दूर कर दिया जाए, अब मैं पहुंचता हूं अतिथि तक, कि शहर की समस्याएं और गांव की समस्याएं अगर कंबाइंड रूप से इनको दूर किया जाए तो एक सपने का, एक आइडिया का जन्म होता है, और उस आइडिया का नाम है अपना गांव। और उसी सपने को मैं आज आपके सामने पेश करने के लिए यहां मौजूद हूं। गांव का पूरा नाम है गौ आधारित आत्मनिर्भर अपना गांव, जिसे हमने अपना नाम दिया है सिर्फ अपना गांव। तो हो सकता है कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो मेरे कॉन्सेप्ट से या इसकी आत्मा से डिफर हो सकते हैं। यकीन मानिए ये उतना खूबसूरत है जो हम एक स्वर्ग की कल्पना करते हैं, और भारत के ऐसे ऋषि मुनि इसमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, और उनकी भूमिका इसमें है। तो मुझे नहीं पता, हमने जितना सोचा है हो सकता है ये उससे 10 गुना ज़्यादा सुंदर बने। और आप वो लोग हैं जो भारत के इतिहास में इसके साक्षी बनने वाले हैं। ये भारत का पहला गांव है। ऐसा गांव अभी तक आपको भारत में मौजूद नहीं है, और ना ही किसी के पास आइडिया है। छोटे छोटे काम अलग अलग डायरेक्शन में लोग कर रहे हैं, और ये पहला गांव है जो शहर और गांव दोनों की समस्याओं को सॉल्व करता है। और ये आर्थिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, स्वस्थ और आनंद के माहौल का केंद्र है।
जो कि आने वाले दिनों में ही आप देखेंगे, 1 साल के अंदर ये पूरी इंडिया में एक थॉट की तरह, एक विचार की तरह, ये आग की तरह फैलेगा। और हम यही चाहते हैं। किसके नाम से होगा, कौन लोग करेंगे, आई डोंट केयर। सबसे जरूरी है कि लोग कुदरत की तरफ, पानी की तरफ, धरती की तरफ मुड़े। जरूरी नहीं है कि कोई एक आदमी पूरी इंडिया में जाना जाए। नाम बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये ब्रह्मांड याद रखता है आपके कार्यों को। हमें लगता है कि जब तक मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा मुझे कोई जानेगा नहीं। नहीं, हमें अपने राष्ट्रपतियों के नाम याद नहीं है। मैं अगर पूछ लूं कि आप अभी से 5 राष्ट्रपति पहले 6वें राष्ट्रपति कौन थे, तो किसी को याद नहीं है। तो राष्ट्रपति के नाम याद नहीं है, तो हमारे नाम कितने अच्छे अच्छे लिखे जाएंगे आप सोचते हो कि आपको लोग याद रखें? आपके काम याद रखेंगे जाएंगे, आपको ब्रह्मांड याद रखेगा, आपको अल्लाह याद रखेगा, आपको परमात्मा याद रखेगा, आपको वाहेगुरु याद रखेगा। उसकी डायरी में आप मिस नहीं हो सकते। तो मैं अब आपको उस गांव का जो रूप है, मैं मुख्य अतिथियों का भी ध्यान चाहता हूं कि वो गांव कैसा होगा। अभी तक ये तो आपको समझ आया कि हमें गांव की तरफ चलना है, लेकिन ऐसा क्या हमने नया सोच लिया है कि ये गांव भारत का पहला और सबसे अच्छा गांव बनने वाला है। तो एक रूपरेखा जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले, क्योंकि मैं एक फौजी हूं, तो मैंने इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, भाई से डिस्कशन किया कि सुरक्षा। आज आप गांव में जाके अचानक से नहीं रह सकते। सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि गांव को चारों तरफ सबसे पहले आर्मी फेंसिंग से कवर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड लेयर फेंसिंग, जो गुरुजी ने बताया, वो होगी सरकंडे की फेंसिंग। और सरकंडा कितना चमत्कारी पौधा है, ये मैं कहूँगा तो मतलब छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी औकात नहीं है सरकंडे का नाम लेने की, इतना चमत्कारी पौधा है सरकंडा। उसकी फेंसिंग होगी। और उससे भी ज़्यादा चमत्कारी पौधा है बांस। थर्ड लेयर आपकी फेंसिंग होगी, वो होगी बांस से। बांस की 2 प्रजातियाँ, जो डॉक्टर सुभाष हैं मध्य प्रदेश में, जिनको सम्मानित किया गया है, उन्होंने 2 प्रजातियाँ हैं, बाम्बूसा टोल्डा और बाम्बूसा बालाकोआ। ये 2 जो बांस हैं बहुत ही कारगर फर्नीचर। आपको अब मैं कहूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, अगर तीनों को कोई पूरा करता है तो वो बांस करता है। तो बांस की लेयर होगी। ये टेम्परेचर कंट्रोल को भी करेगा, इसकी साइंस है, वो हमारे मुख्य अतिथि आपको बता ही देंगे। तो 3 लेयर से आपको सेफ किया जा रहा है। वो क्लाइमेट से भी, ये जीव जंतु और मानवों का तो हस्तक्षेप रोकेंगे, आपको क्लाइमेट से भी, पाले से और एक्सेस हीट से भी आपको बचाएंगे। दूसरा पॉइंट है प्योरिटी, शुद्धता। आपके पास बहुत सारा पैसा है और यहाँ पे मैं कई वेबसाइट देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बूटा सिंह जी से तो ज़्यादा अच्छा कोई समझता नहीं है कि वो आपसे पैसे तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पर यकीन मानिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहे। हाँ, केमिकल से मच बेटर हो सकती है, थोड़ी सी बेटर हो सकती है, पर वो आपको गौ आधारित चीज़ें